ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें दो बिल्कुल आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, कैपिटल क्यू कैपिटल आर, इनके चार्ज और रेडियस है, और बिल्कुल सिमेट्रिकली एक्स एक्सिस पर रखे गए हैं, और वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से हम स्मॉल क्यू चार्ज को रिलीज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये सारे सारे डायमेंशंस बताए दिए गए हैं। ये जो है ना, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, माइनस क्यू सॉरी, कि नेगेटिव चार्ज है, तभी तो अट्रैक्ट होगा। सारे डायमेंशंस बता दिए गए हैं। इसे बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, अच्छा, ये जो इसका पेन का जो साइज है ना, वो शायद बढ़ गया ये अपडेट करने के बाद, इसीलिए थोड़े मुझे लग रहा है कि चेंजेस फील हो रहे हैं लिखने में। एनीवे, तो ये डिस्टेंस है, या इन दोनों के सेंटर्स की डिस्टेंस में बता देता हूँ, या रहने दो। ये है 3 कैपिटल आर, ठीक है, और लाइकवाइज इधर भी 3 कैपिटल आर। और जैसे तुम लोग जब मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो स्टार्टिंग में कितने लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा था, थोड़ा लग रहा था क्या पढ़ रहा है, डिफिकल्ट है। कंसेप्ट्स अब्सॉर्ब करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन जितने अच्छे से तुमने स्टार्टिंग में फंडामेंटल कंसेप्ट्स पर कमांड किया, फिर बाद में उतना ही ज्यादा फिर सब्जेक्ट को तुम एंजॉय कर पाते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज, velocity of point charge when it reaches the origin। सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये फाइनल स्टेट हो गया। जब भी चार्ज पार्टिकल, इन दोनों स्टेट्स को वैसे तो अलग अलग बनाना चाहिए। अलग अलग का मतलब है कि इनिशियल स्टेट में ये स्फीयर, ठीक है, और पॉइंट चार्ज कुछ ऐसे है, और ये पॉइंट चार्ज रेस्ट में है, ठीक है। ओके ओके ओके, तो पास आंसर आने, वेरी गुड, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है, और फाइनल स्टेट क्या है? फाइनल स्टेट है कि ये जो पॉइंट चार्ज है, वो इनके सेंटर पे पहुंच गया है, और सेंटर पे पहुंचने के बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। और इन दोनों स्फीयर्स को तो हम होल्ड करके रखे हैं, ये फिक्स है, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है। ये इनिशियल स्टेट हो गया, ये फाइनल स्टेट है। तो इन दोनों स्टेट्स को मैं सेम डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तुम्हें खुद से पहचानना है यहाँ पे। तो हमें जब फाइनल स्टेट में माइनस क्यू पॉइंट चार्ज की वेलोसिटी कितनी होगी कैलकुलेट करनी है,
वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वो डिस्टेंस गिवन है, वर्क एनर्जी तो अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप होता है कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट डिसाइड करना, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइडेड है। दूसरा स्टेप होता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में हम अपने सिस्टम पे फोर्सेस चेक करते हैं कि किस किस टाइप के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वेदर एक्सटर्नल और इंटरनल। अपने सिस्टम पर देखते हैं तो यहाँ पे दो टाइप्स के फोर्सेस हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स है और दूसरा फोर्स एक इन दोनों स्पेस को होल्ड करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर लगा होगा, तो वो भी फोर्स एक्ट कर रहा है। लेकिन तुम देख सकते हो इस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन 0 है। ठीक है, तो हमारे सिस्टम पे जो वर्क हो रहा है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का हो रहा है। तो वर्क एनर्जी हम अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। वर्क एनर्जी सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके लिखेंगे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल, एक एक करिए। इनिशियल मैकेनिकल और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बताओ कितनी होगी। पहले इनिशियल स्टेट बता देता हूँ, ये इनिशियल स्टेट है हमारे सिस्टम का, ये इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में हमारे सिस्टम की कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी। मैकेनिकल का मतलब है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होगी, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए तुम सोचोगे हर तरह के पॉइंट चार्ज के पेयर के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट चार्ज होता ना इस तरह से, तब तो आसान था, पहले इन दोनों के लिए निकालते, इन दोनों के लिए निकालते, इन दोनों के लिए निकालते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो स्फेयर है, और स्फेयर का मतलब एक चार्ज नहीं, इस तरह के बहुत सारे चार्जेस हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ इस पॉइंट चार्ज और स्फेयर के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, तुम्हें इस स्फेयर के अंदर जितने भी पॉइंट चार्ज है उन सारे पॉइंट चार्ज के साथ ये इस अकेले पॉइंट चार्ज के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम्हें टोटल पोटेंशियल एनर्जी पता चलेगी। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना इतना सिंपल नहीं है। अगर मैं अभी तुम्हें ये क्वेश्चन दे रहा हूँ तो डायरेक्टली तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉइंट चार्ज और स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके लिए थोड़ा तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा आगे का ही है, लेकिन अब मैंने ये क्वेश्चन उठा ही लिया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जो बॉडी अंडर कंसीडरेशन है ये स्फेरिकल बॉडी है, और स्फेरिकल बॉडी के लिए अगर कोई चार्ज बाहर रखा गया है तो फिर बाहर वाले चार्ज के लिए ये स्फेयर फोर्स वैसे ही एग्जर्ट करता है जैसे पॉइंट चार्ज एग्जर्ट करता है। तो तुम कुछ टाइम के बाद देखोगे कि इन दोनों के इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो भी वैसे ही लिख सकते हैं जैसे पॉइंट चार्ज के लिए लिख सकते हैं। मतलब अगर स्फेयर है ना और स्फेयर के बाहर दूसरे चार्जेस है, या दो स्फेयर है लेकिन वो बाहर है एक दूसरे के, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में स्फेयर की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हो जैसे पॉइंट चार्ज के लिए लिखते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे होता है तो वो अभी नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, अभी हम पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ देर में पोटेंशियल डिस्कस करेंगे तो वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर द टाइम भी बस तुम्हें इतना समझना है कि पॉइंट चार्ज और स्फेयर के इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉइंट पॉइंट चार्ज की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। एक एक करके बताओ कितनी एनर्जी होगी इस स्फेयर को ना, ये जो स्फेयर रखा हो इसको मान लो ये पॉइंट चार्ज है। अब इन दोनों पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, वो लिखेंगे के, ठीक है, Q1 विच इज माइनस Q, ठीक है, विच इज माइनस Q, Q2 माइनस में अभी लगा रहा हूँ, विच इज कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड डिस्टेंस कितनी है,
ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस, तो इस राइट ट्रायंगल में देख के बता सकते हो ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये क्योंकि 4 है, ये 3 है, तो ये वाली डिस्टेंस 5 आएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे के Q1 Q2 अपॉन 5R। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये तो किसकी है, ये इस पॉइंट चार्ज और एक स्फीयर की है, लेकिन पॉइंट चार्ज और दूसरे स्फीयर की इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी भी सेम आएगी, ऑब्वियस है, ठीक, सिमेट्री से। तो इसको हम 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स, है ना, और यहाँ माइनस लगा देते हैं, ठीक है, माइनस। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट चार्ज और दोनों स्फीयर्स के इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन ये अभी भी टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है सिस्टम की, इन दोनों स्फीयर्स की भी के इंटरेक्शन के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, इन दोनों की स्फीयर्स की आपस की इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी। तो स्फीयर को भी पॉइंट मास मानेंगे। ठीक है, ये पहला स्फीयर यहाँ रखा है, दूसरा स्फीयर यहाँ पर रखा है कैपिटल क्यू का, और इनके बीच में सेपरेशन 6R है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये दोनों सेम चार्ज है तो ये प्लस, और के Q1 Q2 यहाँ पे दोनों Q सेम है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6R। चेक करो सही लिखा है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गई। चेक करके कंफर्म करो, हर स्टेप को खुद से वेरीफाई करो फिर कंफर्म करो। ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 0, तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमने लिख लिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी, इसमें अगर कुछ तुम कमेंट करना चाहते हो। हमने सिस्टम की टोटल इनिशियल स्टेट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखी है, इसमें किसी को कोई कमेंट करना है, नहीं करना है तो अच्छी बात है। ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइनली, फाइनल स्टेट में टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताओ कितनी लिखेंगे। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट चार्ज और एक स्फीयर के लिए, ये पॉइंट चार्ज यहाँ माइनस क्यू और जो स्फीयर है वो यहाँ पर है। ठीक है, और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस 3R है। ठीक है, कैपिटल क्यू है। इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो स्फीयर को पॉइंट चार्ज मान करके पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। हाँ, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 3R माइनस में, लेकिन ऐसा ही 2 पेयर है तो उसका 2 टाइम्स करेंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज और स्फीयर के लिए, पॉइंट चार्ज और स्फीयर के लिए वो 2/3 के क्यू अपॉन के क्यू क्यू अपॉन आर होगा। लेकिन साथ में इन दोनों स्फीयर्स के इंटरेक्शन के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ समझो ना, हमारे पास इस बार एक स्फीयर है, ये पॉइंट चार्ज है, एक स्फीयर है, पहले इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी, फिर इनके लिए लिखी, फिर स्फीयर्स के इंटरेक्शन के लिए लिखी। यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे, तीनों के लिए लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि 2 पेयर मतलब पॉइंट और स्फीयर के लिए तो सेम ही आएगा, तो पॉइंट और स्फीयर के लिए निकाल करके ट्वाइस कर दे रहे हैं, -2 के क्यू क्यू, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस है वो 5 नहीं है 3 है, चेक करो। ठीक है, हर एक टर्म को बहुत केयरफुली देखो। और दोनों स्फीयर्स के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने जा रहे हैं, और वो है के क्यू स्क्वायर अपॉन 6R प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पता चले। तुम देख सकते हो कि स्टार्टिंग में ये दोनों स्फीयर्स वैसे ही है, इनिशियल स्टेट में ये दोनों स्फीयर्स वैसे ही है जैसे कि फाइनल स्टेट में है। तो स्फीयर्स के बीच में आपस के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी जितनी पहले थी उतनी बाद में भी होगी। ठीक है,
तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म ये टर्म ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें किसी को कुछ पूछना है? इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हमने एक पॉइंट मिस किया है। तुम लोग बताओ कि इसमें कौन सा पॉइंट मिस किया है? हाँ, स्मॉल क्यू का जो मास है ना वो गिवन है। हाँ, इसके सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में एक पॉइंट हमने इग्नोर किया है। हाँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके जरूर निकाल सकते हैं, और मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं चाहता हूँ तुम लोग उसको इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ट्राई करो। पहले नेट फोर्स कैलकुलेट करो, एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करो, और एक्सेलेरेशन को यूज करके इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलेरेशन पता कर लोगे तो वेलोसिटी भी पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेलेरेशन वेरिएबल होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन से फोर्स से एनर्जी की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर सकते हो, इसको ट्राई करना है। हाँ, तो मेरा, अरे तुम लोग मेरा काम नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि इसमें इस सॉल्यूशन में एक फ्लॉ है। वेरी गुड, ठीक है। उबैर, तुम, बाकी बाकी लोग बताओ। बिल्कुल सही लिखा है क्या? हमने एक पॉइंट मिस किया है, और वो कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा है और यहाँ पे स्फेयर रखा है, ठीक है। यहाँ पे स्फेयर रखा है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये माइनस क्यू प्लस, इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लिख रहे हैं। तो इस स्फेयर को पॉइंट चार्ज मान करके के Q1 Q2 अपॉन आर से जो पोटेंशियल एनर्जी हम लिख रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट चार्ज और इस स्फेयर के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मतलब इस पॉइंट चार्ज के इस जो बाहर स्मॉल क्यू रखा गया, स्मॉल क्यू का इंटरेक्शन पहले एलिमेंट से, स्मॉल क्यू का इंटरेक्शन दूसरे एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट से, एक एक करके स्फेयर स्फेयर पे अवेलेबल हर एक एलिमेंट का इंटरेक्शन पॉइंट चार्ज से देखा, ऐड किया, फिर जाके तुम्हें टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम पता चली, ठीक है। सॉरी 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 टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड स्फेयर पता चल गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड स्फेयर की वैल्यू पर है। लेकिन साथ साथ ये जो पॉइंट चार्ज स्फेयर पे अवेलेबल है, ये आपस में भी तो इंटरेक्ट करेंगे, और इनके इंटरेक्शन की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो स्फेयर की अपनी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो सिस्टम की जब पोटेंशियल एनर्जी हम लिख रहे हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि सिस्टम की टोटल काइनेटिक और टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्फेयर जो है ना, स्फेयर के खुद के पास भी तो एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। वो बिल्कुल स्टोर्ड है स्फेयर में। अगर इसको फ्री कर दिया जाए तो इसके जो पार्टिकल्स है ना एक्सप्लोड करेंगे। वो कंटेन्ड है इस स्फेयर के अंदर। उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी है, उसको हमने नहीं लिखा है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अगर सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी तुम अपने वर्क एनर्जी थ्योरम में नहीं भी लिखते तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, तुम्हें सेम आंसर मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बॉडी या ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग में सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी और बाद में सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी वो तो सेम ही रहेगी ना। तो जब तुम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे, क्योंकि क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग में भी तुम सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर लिखते, और फाइनल स्टेट में भी 2 टाइम्स सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर लिखते, और ये दोनों कैंसिल होता।
ठीक है, तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम अपने सिस्टम के लिए नहीं भी लिख रहे हो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। बिना सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखे हुए तुम वर्क एनर्जी से हम अप्लाई करके फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें दिमाग में ये चीज पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखेंगे तो उसमें सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये पॉइंट क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने दिया भी था तुम लोगों को। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लें क्या, या आगे चलें? पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा क्वेश्चन जो जिसको कि सिर्फ तुम लोग अपने से ट्राई करो। ठीक है, अगर तुम 5 मिनट में आंसर बता दो तो ये क्वेश्चन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है। हाँ, ये हमारे पास ना इस तरह से ट्राइंगल है लेटेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे 3 के चार्जेस रखे हैं। ए, ए, बी, सी। ठीक है, नहीं प्रैक्टिकली किस सेंस में तुम कह रही हो, तुम मुझे समझाओ। ये है 3 3R, ये 4R। ठीक है, और चार्जेस बता दिए गए हैं। ये मान लो Q है, और ये लेटेस्ट से 3Q है, और ये है स्मॉल Q। ठीक है, तो 3 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं इस बार। तीनों पॉइंट चार्जेस एक राइट ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखे गए हैं, और इस राइट ट्रायंगल के डायमेंशंस तुम्हें बता दिए गए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए पर जो रखा हुआ पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, उसको हम ठीक है एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके खुद से कैरी करके ठीक है सेमी सर्कुलर पाथ के अलोंग ए से डी तक ला रहे हैं। सेमी सर्कुलर पाथ, सॉरी क्वार्टर सर्कुलर पाथ फॉलो करके। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन कैरिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू डी। कितना होगा? ट्राई करो, सारी चीजें गिवन है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बी और सी पर जो चार्जेस रखे गए उनको फिक्स कर दिया गया है। ए पर जो चार्ज रखा गया उसको तुम्हें खुद से होल्ड करके कैरी करके धीरे धीरे इस क्वार्टर सर्कुलर पाथ के अलावा डी तक पहुंचाना है। डी पर पहुंचा के रख दिया। अब पूछा गया तुम्हें कितना वर्क डन, तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा। उससे पहले इनफैक्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम लोग एक काम करो ना, तो गेस करो, और फिर जब आंसर आएगा फिर वेरीफाई करेंगे कितने लोगों का गेस सही था। अभी कैलकुलेट करने थोड़ा गेस करके बताओ कि ए से बी अगर तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ए से बी अगर तुम इस चार्ज को पहुंचाते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तुम्हें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वर्क करने में, या एनर्जी एक्सट्रैक्ट, मतलब तुम्हारा पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव वर्क होगा? सोचो, बताओ जरा। चलो ठीक है, देखते हैं। पूरे पाथ के लिए सोचना है। ठीक है, अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आंसर बताओ।
आशिक, गुड गुड। रिगार्डिंग दी डाउट, इस फेयर को पॉइंट चार्ज वाला जो डाउट तुमने पूछा है, स्फेयर पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है, स्फेयर अलग बॉडी है, लेकिन स्फेयर की वजह से बाहर वाले चार्ज पर जब फोर्स कैलकुलेट करते हैं वो पॉइंट चार्ज की फोर्स के इक्वल आती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्फेयर पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है, उसमें क्योंकि पॉइंट चार्ज अलग बॉडी है, स्फेयर अलग बॉडी है। स्फेयर में, स्फेयर के अंदर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, उनका आपस का रिपल्शन होगा। सिंगल पॉइंट चार्ज में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बाहर के पॉइंट पर फोर्स उतना ही एक्ट करेगा स्फेयर की वजह से जितना कि स्फेयर की जगह सेम चार्ज का पॉइंट चार्ज सेंटर पर रखा हुआ होता है तो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से तुम अभी थोड़ी देर में खुद से देखोगे कि स्फेयर और एक स्फेयर और दूसरे स्फेयर के बीच में अगर फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं तो उनको पॉइंट चार्ज मान के कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही एक स्फेयर और दूसरे स्फेयर के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे ही लिख सकते हैं जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। और ये थोड़ा कॉमन सेंस से भी तुम गेस कर सकते थे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फोर्स से ही तो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर और कुछ नहीं है, वो वर्क डन है, ठीक है। वर्क डन मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगा। हाँ, तो कैलकुलेशन में हम पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो स्फेयर की वजह से पॉइंट चार्ज के इक्वल लिखते हैं, लेकिन स्फेयर को हम पॉइंट चार्ज ये नहीं मानते कि वो पॉइंट चार्ज बन गया है, ये मानते हैं कि उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखने के लिए हम वही रिजल्ट यूज करते हैं जो कि पॉइंट चार्ज का रिजल्ट है। और ऐसा भी तब करते हैं जब पॉइंट चार्ज के बाहर है, स्फीयर के बाहर है। एनीवे ये और भी आगे भी आएगा, ठीक है। तुम लोगों ने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करना हम मैं स्टार्ट करता हूँ। और ए से बी तक, ए से बी ट्रैवल करने में फिर से हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। एक तरीका है कि फोर्स देखो, एक्सटर्नल फोर्स देखो और फिर डिस्प्लेसमेंट देखो, लेकिन तुम्हारा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो देख पाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम स्फीयर को इस पाथ के अलोंग ले जाओगे तो हमेशा इस पाथ के अलोंग स्फीयर, सॉरी इस स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स एक्ट किया, इसकी वजह से इधर एक्ट किया, इसकी वजह से इधर एक्ट किया, तो ओवरऑल इसके ऊपर कुछ इधर एक्ट कर रहा होगा, यहाँ आएगा तो कुछ इधर एक्ट कर रहा होगा, यहाँ कुछ इधर एक्ट कर रहा होगा, है ना, कुछ इस तरह से एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे। तो ये सब फोर्स है, इस तरह से फोर्स एक्ट कर रहा है। तुम यू डिस्प्लेस करा रहे हो तो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट का कुछ ना कुछ हो सकता है कॉम्पोनेंट फोर्स के, या फोर्स का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट के अलोंग आएगा, जिसकी वजह से, सॉरी ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स का रिपल्शन स्मॉल क्यू पे एक्ट कर रहा है, बिल्कुल उतना ही तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ठीक है। यहाँ से आगे पहुंचाने के लिए तुम बोलोगे हम एक्सेलरेट करके भी तो ले जा सकते हैं, लेकिन उतना ही फिर तुम्हें स्लो भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाके रेस्ट में तो अल्टीमेटली रखना है, तो वो जो इफेक्ट है ना वो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना कि इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके वर्क करना पड़ेगा। तो या तो तुम्हें ये सारा फोर्स देखना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, उसका वर्क डन निकालना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट है। तो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, वर्क एनर्जी से हम अप्लाई करते हैं। तो इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट में, इनिशियल और फाइनल स्टेट में हम अपने सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी से अप्लाई करते हैं। तो हमारा इनिशियल स्टेट कुछ इस तरह का है, इसको छोटा छोटा मैं बना देता हूँ, ठीक है। इनिशियल स्टेट कुछ इस तरह का है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे स्मॉल क्यू है, और यहाँ पे ये हमारा फाइनल स्टेट है, ठीक है। इनिशियल, फाइनल, ठीक है। यहाँ पे क्यू, सी क्यू, स्मॉल क्यू, क्यू, सी क्यू, स्मॉल क्यू। अब इनिशियल से फाइनल के बीच में वर्क एनर्जी से हम लिखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे,
वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, नॉन कंजर्वेटिव अननोन, ठीक है, इक्वल्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और नॉन कंजर्वेटिव और अननोन, तो हमारे सिस्टम पे दो टाइप के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्ट कर रहा है आपस का, और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि हमने स्मॉल क्यू के ऊपर अप्लाई किया है। इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, वो तो मैकेनिकल एनर्जी में एडजस्ट हो जाता है। नॉन कंजर्वेटिव और अननोन में हमारा एक्सटर्नल फोर्स हमारा अननोन कहलाएगा, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। इस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद बोलेंगे सिस्टम के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये लिखेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, ठीक है, ऑलवेज नहीं तो इनिशियल और फाइनल स्टेट में तो जीरो है ना, तो चेंज फाइन जीरो ही होगा। हाँ, तो एक एक करके इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी तो बतानी है और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी बतानी है। तो पहले इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, वो यहां से बताओ, तीनों पेयर के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, लिख लोगे अपने से, ठीक है, तुम लोग खुद से लिखना, मैं बस आंसर जल्दी से लिख दे रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस तुम्हें समझ में आ गया है। अब बस जो आंसर है उसको वेरीफाई कर लो। ये है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू वाला जो टर्म आएगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है, ये क्या आएगा, तो एक बार इसमें आएगा क्या बोलेगा 4 आएगा अपॉन 4, और दूसरी बार आएगा 5, तो 1/4 प्लस 1/5, ठीक है, ठीक है, और प्लस ये इन दोनों के इंटरेक्शन के लिए आएगा, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि चेंज में वो दोनों कैपिटल क्यू वाले स्फीयर की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगी, ठीक है। ये इनिशियल और फाइनल कितना कितना होगा इस बार, के क्यू क्यू इस बार कितना होगा, एक बार 1 आर आएगा, एक बार 4 आएगा, है ना, 1/4 प्लस 1, चेक करो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 1/5, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने 1/5 कर दिया है, यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, मैं कैलकुलेशन करता हूँ ना, तो तुम लोग साथ साथ इसको देखते हो तो मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ, आ, लगता है कि तुम लोग हाँ अटेंटिव हो, ठीक है, यही है ना, अब चेक करो, तो ये होगा 3 1/5 1 - 1/5, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे और ये वैल्यू आएगी कितनी, अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कम है, फाइनल ज्यादा है, तो चेंज हमारा ठीक है, तो चेंज की वैल्यू कितनी है, 1 - 4/5 और 12/5, ठीक है, चेक करो 12/5 के क्यू क्यू अपॉन 5 ये 5 तो बाहर लिख ही दिया, चेक करो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वांटिटी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ,
फोर्स कौन सा? नहीं, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ये क्यू है, ये 3Q है, और ये स्मॉल क्यू। हम इसको उठा करके इस येलो कलर्ड पाथ के अलोंग ए से डी तक लाते हैं। अब किसी भी पॉइंट पर जब ये पॉइंट चार्ज आएगा तो इसके ऊपर तुम गेस कर सकते हो कि पहले वाले चार्ज की वजह से ये फोर्स कुछ इधर, ये दूसरा चार्ज ये फोर्स कुछ इधर, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कुछ ऐसे एक्ट करेगा ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर इसको हम फ्री छोड़ देंगे स्मॉल क्यू को, तो ये यहाँ पर नहीं रहेगा, ये फ्लाई कर जाएगा। पाथ के अलोंग स्मॉल क्यू को कैरी करके डी तक पहुंचाने के लिए हमें इस स्मॉल क्यू के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ऐड करना, अप्लाई करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फोर्स बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट हम अप्लाई करेंगे। ठीक है ठीक, इस पाथ के अलोंग कैरी करने के लिए हम अज्यूम करें कि बहुत स्लोली कैरी करके डी पॉइंट तक पहुंचा रहे। ठीक है, अगर डी पॉइंट पर आने के बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी हम नहीं पहुंचा रहे हैं, या इसको किसी पॉइंट से, इसको इस पॉइंट पर किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोजेक्ट करेंगे तब तो तुमने एक्स्ट्रा वर्क किया होगा, क्योंकि तुमने कुछ एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई कर दी। अगर इसको ला करके रेस्ट में ही रखना है तो सबसे आसान तरीका है कि इसको बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे कैरी करके लेकर के आओ। स्लोली का मतलब है जीरो एक्सेलरेशन, ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी। ठीक है, तो जीरो वेलोसिटी का मतलब जितना भी इसके ऊपर बाकी फोर्स हो उसका ठीक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करोगे। अब जैसे चलते चलते ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर आ गया होगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा, वो कुछ ऐसे एक्ट करेगा, और ये वाला फोर्स कुछ ज्यादा होगा, तो इसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ यूं होगा। ठीक, इधर की तरह गेस कर सकते हो। और एक्सटर्नल फोर्स की ये नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स है, सॉरी रेड कलर से मैं इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। और हमें बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट अगर तुम वेरीफाई करोगे तो तुम देखोगे इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स का जो कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही आ रहा है। तुम इधर की तरफ पुश कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट यूं हो रहा है, तो वर्क डन एलिमेंट बाय एलिमेंट तुम गेस करोगे तो वो नेट पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब तुम्हारा इसमें एक क्वेश्चन हो सकता था कि ए से डी तक जो हमने स्मॉल क्यू को पहुंचाया है, तो स्लोली ही क्यों पहुंचाया है? हमें क्वेश्चन में ये बोला थोड़ी गया है कि स्लोली पहुंचाने के लिए वर्क डन कैलकुलेट करो। हमें तो सिर्फ बोला है कि ए से डी, हमें सिर्फ इतना बोला है कि इस पाथ के अलोंग कैरी करके लाओ, पाथ सेम होना चाहिए। ठीक है, लाना कैसे भी ला सकते हैं, बस यहाँ पे ला करके डी तक पहुंचा देंगे। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि हम बहुत तेजी से यहाँ तक लाए किसी वेलोसिटी से, फिर धीरे धीरे डी तक पहुंचा, या फिर बहुत स्लोली पहुंचा फिर अचानक से बहुत तेजी से पहुंचा है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट केस में बहुत स्लोली कैरी करके स्मॉल क्यू को ए से डी पहुंचाने में जितना वर्क तुम्हें करना पड़ेगा, बिल्कुल उतना ही वर्क तुम्हें इसके अलावा किसी भी मोशन के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम, मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये जो फोर्स है ना, अगर इसको तुम साथ साथ कहीं वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, ठीक, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, तो तुम्हें टेंजेंट के अलोंग ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, एक्स्ट्रा। ठीक है, टेंजेंट के अलोंग, क्योंकि अगर तुम नॉर्मल के अलोंग फोर्स एक्स्ट्रा अप्लाई करते हो तब तो इसकी पाथ ही चेंज हो जाएगी। तो अगर इसकी पाथ सेम रखनी है तो तुम्हारा जो फोर्स है ना, वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग एक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि टेंजेंट के अलोंग मान लो यहाँ पे तुमने फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी वजह से टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन आया, इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग बढ़ गई। ठीक है, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल उसी पैटर्न से, मतलब जितना तुम फोर्स में यहाँ पर चेंज करोगे वैसा ही चेंज तुम्हें आगे कहीं पर करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे जैसे फोर्स तुम यहाँ पे चेंज करोगे तो मतलब वेलोसिटी बढ़ाने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, टेंजेंट के अलोंग और थोड़ा नॉर्मल के अलोंग भी आएगा, लेकिन जितना भी एक्स्ट्रा तुम चेंज करोगे फोर्स में, वैसा ही फोर्स ना
तुम्हें दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना ही पड़ेगा उसको स्लो डाउन करने के लिए, वरना तो डी पॉइंट पर पहुंच करके कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो ना, इसका जितना पॉजिटिव वर्क होगा उतना नेगेटिव वर्क भी होगा। ठीक है, तो ए से डी पहुंचने में तुम्हें कोई मतलब तुम्हें जो वर्क डन तुम कैलकुलेट करो एक्सटर्नल फोर्स का वो सेम आएगा। ठीक है, अब कोई डाउट है? ये सब बिल्कुल फाइन पॉइंट्स है, ये दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए। ऐसे मतलब सही तरीका तो यही होता है कि तुम लोग खुद से स्टेप बाय स्टेप इन सारे पॉइंट्स पर सोचते, कि मैं बता दूंगा तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। जब तक तुम खुद से रिसर्च नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, तब तक नहीं। ए से डी तक अगर हम स्ट्रेट लाइन फॉलो करके भी लाएंगे तो वर्क डन सेम आएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इस क्वार्टर सर्कल के अलोंग वर्क डन कैलकुलेट करें। हालांकि ए से डी तक अगर स्ट्रेट लाइन भी फॉलो करके लाएंगे तो बिल्कुल सेम वर्क डन ही होगा एक्सटर्नल फोर्स का। कोई बता सकता है क्यों? क्यों क्यों क्यों? अरे क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ना, वो क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, सॉरी वो पाथ इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिकल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो तुम्हारे एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन होगा वो भी पाथ इंडिपेंडेंट ही आएगा। और तुम मैथमेटिकली तो देख ही रहे हो ना कि एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो सिर्फ कैसे लाए उस पर डिपेंड ही नहीं किया, वो तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बोला हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है होगा, यहाँ पर होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स के अलावा यहाँ पे सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है और हमें बिल्कुल स्लो, हमें हमें फाइनल पॉइंट पर जीरो वेलोसिटी से पार्टिकल को पहुंचाना है। तो हमारा जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के वर्क डन की इक्वल होगा। और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्योंकि कंजर्वेटिव है तो एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो भी पाथ इंडिपेंडेंट होगा इस केस में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अभी तक की थ्योरी में मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने का तुम्हें चांस ही नहीं है। सिर्फ इतना बताया है कि हम चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं ताकि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर पाए, बस इतना ही बताया है, इसमें और कुछ बताया ही नहीं है। तो इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं है। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं और अब ऑब्वियसली तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अब हमें चार्ज का कोई भी सिस्टम दे दिया जाए तो हम चार्ज के सारे सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज के सिस्टम के लिए कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए वो फोर्स से सॉल्व करेंगे और देखेंगे अगर वेलोसिटी डिस्टेंस का है तो हम एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें चार्ज सिस्टम के लिए एनर्जी लिखनी आ गई है। ठीक है, लेकिन अब इसके आगे चलते हैं और मैं फिर से तुम्हें याद दिलाऊंगा कि जो सिंप्लीफिकेशन हमने फोर्स कैलकुलेशन में इससे पहले की थी, कि फोर्स कैलकुलेशन में को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फोर्स कैलकुलेट हम डायरेक्टली नहीं कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रहे थे। हम बोल रहे थे पहला सिस्टम हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्यू टाइम्स ही फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई लार्ज सिस्टम है, ठीक, अगर हमारे पास चार्ज का लार्ज सिस्टम है तो हम एक ही बार इस कंप्लीट सिस्टम की वजह से हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ही बार इस कंप्लीट सिस्टम की वजह से हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो ये पी पॉइंट है, हमने सिस्टम के लिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब इस पी पॉइंट पर कोई भी नया चार्ज आएगा तो उस नए चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा? वो उस आ, उस पार्टिकल पे चार्ज कितना है टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज को हटाया, मान लो यहाँ पे हमने दूसरा चार्ज ले आया, मान लो यहाँ पे क्यू डैश ले आए, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितना एक्ट करेगा? वो क्यू डैश टाइम्स ही होगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक ही बार कैलकुलेट करनी है। अदरवाइज दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यूज करते तो हम हर बार चार्ज लाते, पहले क्यू ला रहे हैं, अब क्यू के ऊपर फोर्स पहले पार्टिकल दूसरे पर, सिस्टम की वजह से, सिस्टम के हर पॉइंट की वजह से तुम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो। फिर उसके बाद क्यू डैश लाया, तो क्यू डैश के लिए भी यही काम तुम्हें रिपीट करना पड़ेगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, लेकिन आसान तरीका क्या है कि पूरे चार्ज सिस्टम की वजह से एक ही बार हर जगह पर फील्ड कैलकुलेट करके रख दिया। अब हर जगह पर हमें फील्ड पता है, पी पॉइंट पर कोई भी चार्ज आ रहा है तो बस फील्ड टाइम्स चार्ज, यही उस पॉइंट पर पार्टिकल के ऊपर फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे क्यू डैश ला रहे हैं तो क्यू डैश टाइम्स सी, टू क्यू डैश ला रहे हैं टू क्यू डैश टाइम्स सी फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल सिमिलर एनालॉजी तुम सोच सकते हो। ध्यान से सुनना, ये सारे पॉइंट्स बहुत ही कंसेप्चुअल है। ठीक है, और समझना कोई मुश्किल नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गया तो अब जो नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना वो और भी ज्यादा सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समझ गए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, किसी भी पॉइंट पे यूनिट चार्ज पे फोर्स है। ठीक है, और उसका फायदा क्या हुआ कि तुम सिस्टम की वजह से जब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हो, फायदा ये हुआ कि तुम्हें सिस्टम की वजह से एक ही बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता गया तो फोर्स ना हम चुटकियों में कैलकुलेट करते हैं, इमीडिएटली देख करके बताते क्यू टाइम्स यही फोर्स होता है। हमें फिर एक एक करके कूलॉम्स लॉ अप्लाई करके डायरेक्शन और वेक्टोरियली ऐड करके फोर्स नहीं कैलकुलेट करना, बस क्यू टाइम्स ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन हो गई, टाइम्स चार्ज ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। बिल्कुल सिमिलर एनालॉजी से हम सोचते हैं कि जब हम ये काम फोर्स में कर सकते हैं तो हम ये काम एनर्जी के लिए क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमें चार्ज सिस्टम दिया जाएगा तो हमें हर बार फोर्स कैलकुलेट करके क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करना है। कई बार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिस्टम के ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, हमें सिस्टम की एनर्जी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिस्टम की एनर्जी लिखने का एक तरीका तो है, एक एक करके सारे पेयर के लिए तुम एनर्जी ऐड करके टोटल एनर्जी कैलकुलेट करो। ठीक है, मान लो ये हमारे पास सिस्टम है और एक बाहर एक एक्सटर्नल चार्ज स्मॉल क्यू आता है। ठीक है, तुम्हें बोला जाता है इस स्मॉल क्यू, एक्सटर्नल चार्ज और सिस्टम के इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। ठीक है, जो ये जो फिक्स सिस्टम है, ये सिस्टम फिक्स है, इसके अंदर के चार्जेस मूव नहीं करे। तो ऐसे सिस्टम और इस स्मॉल क्यू चार्ज के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर। तो अभी तुम क्या करोगे, अभी तुम क्या करोगे कि ये पॉइंट चार्ज लोगे और सबसे सिस्टम का सबसे पहला वाला चार्ज पार्टिकल उठाओगे और पहले चार्ज पार्टिकल और एक्सटर्नल चार्ज स्मॉल क्यू के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर से। फिर उसके बाद क्या करोगे, दूसरे पॉइंट चार्ज को उठाओगे और दूसरे पॉइंट चार्ज और स्मॉल क्यू चार्ज के इंटरेक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखोगे। ठीक है, और एक एक करके यही काम सिस्टम के सारे पॉइंट चार्जेस के लिए करोगे, ऐड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा एक्सटर्नल चार्ज स्मॉल क्यू और सिस्टम के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मान लो गलती से या इंटेंशनली यहाँ पे दूसरा चार्ज आ गया क्यू डैश, और अब क्यू डैश के लिए तुम्हें अगर क्यू डैश के लिए तुम्हें ये सारा काम फिर से दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद टू क्यू डैश आ गया तो फिर तुम क्या करोगे, एक एक करके ना फिर से सिस्टम के सारे पॉइंट चार्जेस के लिए यही काम रिपीट करोगे। कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम बिल्कुल सिमिलर एनालॉजी पे, अब ध्यान से सुनना, जो अगला स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ वही की पॉइंट है। हम बोलते हैं क्यों ना ऐसा करें कि जिस पॉइंट पर हम चार्ज ला करके रख रहे थे ना, जिस पॉइंट पर चार्ज को ला करके रख रहे थे पी पॉइंट पर स्मॉल क्यू चार्ज को लाया था और स्मॉल क्यू और सिस्टम के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, या ऐसा बोले स्मॉल क्यू की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि क्यों ना ऐसा किया जाए, पहले देखो स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना था,
तो हम क्या कर रहे थे, पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे थे। अब स्मॉल क्यू के पास ऊपर फोर्स नहीं, स्मॉल क्यू की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो क्यों ना ऐसा करें कि स्मॉल क्यू को हटाएं, अभी दूसरे चार्ज को भूल जाएं, और हम सिस्टम के अराउंड, सिस्टम के सराउंडिंग में हर पॉइंट पर यूनिट चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी कैलकुलेट कर। ठीक है, इस पी पॉइंट पर अगर 1 कूलम चार्ज ला करके रखते हैं तो इस 1 कूलम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 कूलम पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर 1 कूलम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी पी पॉइंट पर रखने के बाद, तो क्यू कूलम के पास ना, मैं 10 कूलम के पास ना 10 टाइम्स एनर्जी आएगी। सिम ऑब्वियस है ना, 20 कूलम के पास 20 टाइम्स एनर्जी आएगी। तो 1 कूलम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बिल्कुल वही रोल प्ले करता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के लिए प्ले करता है एट दैट पॉइंट। पी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब है कि पी पॉइंट पर अगर हम 1 कूलम ला करके रखते, तो उस एक्चुअली रख नहीं रहे, ठीक है, हम ऐसा ऐसा बोल रहे कि 1 कूलम को अगर यहाँ पर पी पॉइंट पर ला करके रखा जाएगा तो इस 1 कूलम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ऑब्वियसली जैसे ही 1 कूलम यहाँ पर ला करके रखते हो तो ये 1 कूलम सिस्टम के हर एक पॉइंट चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो 1 कूलम के पास कुछ एनर्जी आएगी, मान लो वो एनर्जी 20 जूल है। ठीक है, तो ये जो 20 जूल एनर्जी है ना, ये इस पी पॉइंट का ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। सिंपल है, फिर से सुन लो। हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम के पास ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इस पी पॉइंट पे 1 कूलम ला करके रखा और 1 कूलम के ऊपर फोर्स देखा। ठीक, 1 कूलम के ऊपर जो फोर्स है ना, वही वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अच्छी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए हमें न, यहाँ पर कोई चार्ज लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आसपास यहाँ पे अभी कोई भी नया चार्ज आया नहीं है, लेकिन हम सिस्टम के अराउंड हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। उसका मतलब होता है कि पी पॉइंट पर, उस पॉइंट पर अगर 1 कूलम को ला करके रखते तो फिर कितना फोर्स एक्ट करता। ठीक है, अब फील्ड और फोर्स खत्म कर दें, हम एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हम कहते हैं सिस्टम के अराउंड इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि इस पी पॉइंट पर 1 कूलम को ला करके रखो और कैलकुलेट करो कि इस 1 कूलम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस 1 कूलम के पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है फॉर 1 कूलम। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। एक बार डेफिनेशन समझ में आ गई तो फिर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पे फील्ड का मतलब होता है कि उस पॉइंट पे 1 कूलम के ऊपर कितना फोर्स एक्ट करता। लाइकवाइज किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर अगर 1 कूलम को ला करके रखते हैं तो 1 कूलम के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की वजह से। सिंपल है। ठीक है, अब मान लो ये स्पेस, तुम्हारे अराउंड ये स्पेस है, यहाँ पे चार्जेस को स्कैटर कर दिया गया है और उन चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो मान लो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दे देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा देखना चाहता हूँ कि तुम लोग पोटेंशियल कितना समझे हो। जी, तो लेट अस से ए पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है 50 जूल्स पर कूलम। ठीक है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू है 70 जूल पर कूलम, और ये जूल पर कूलम को ना का शॉर्ट फॉर्म है
इसको हम वोल्ट भी लिखते हैं, वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलम को शॉर्ट में बार बार जूल पर कूलम लिखने की बजाय इसको वोल्ट लिखते हैं। ठीक है, तो 70 वोल्ट का मतलब है 70 जूल पर कूलम। ठीक है, सी पॉइंट पर पोटेंशियल लेट अस से 20 वोल्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ कि ए पॉइंट का पोटेंशियल जैसे ही तुम्हें सुनाई देगा कि ए पॉइंट का पोटेंशियल बताया जा रहा है 50 वोल्ट है, तो इस 50 वोल्ट से तुम क्या समझोगे? बताओ। अरे इस 50 वोल्ट का मतलब क्या होगा? हाँ, मतलब कि अगर यहाँ पर तुम 1 कूलम ला करके रखते हो तो उस 1 कूलम के पास एग्जैक्टली 50 जूल के इक्वल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अगर सेम 1 कूलम को तुम बी पॉइंट पर ला करके रखते हो तो अब इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। बी पॉइंट पर अगर 1 कूलम को ला करके रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 70 जूल। ठीक है, तो इसको अगर रिलीज करोगे ना इस 1 कूलम को, और ये फ्लाई ऑफ करके इंफिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, वहां पे उसके पास 70 जूल के करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है रिलीज करोगे तो वो एनर्जी तुम्हें दूसरे फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, अच्छा ठीक, इतना तो था। ये 50 वोल्ट 70 वोल्ट तो समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ए पॉइंट पर मान लो तुम्हें बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे 1 कूलम नहीं, यहाँ पर 2 कूलम ला करके रखते हैं, तो उस 2 कूलम के पास कितनी एनर्जी होगी? 2 कूलम के पास 100 जूल एनर्जी होगी। अगर हम उसके पास 2 कूलम नहीं 20 कूलम ला करके रखते हैं तो इस 20 कूलम के पास कितनी एनर्जी होगी पता है? गुड, 1000 जूल के ऊपर, यानी 1 किलो जूल। ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूँ कि 20 कूलम चार्ज होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। नॉर्मली जो हमारे आसपास बॉडीज हैं उन पे 20 कूलम चार्ज लाना मतलब कि बहुत ह्यूज चार्ज लाना। तो नॉर्मली जो चार्ज का ऑर्डर रहता है वो वही माइक्रो कूलम का रहता है। ठीक, उतना चार्ज हम ला सकते हैं बहुत ज्यादा एफर्ट लगा करके, नहीं तो मिली मिली कूलम में माइक्रो कूलम, सॉरी मतलब माइक्रो कूलम से भी कम चार्ज हम ला पाते हैं बॉडी में। ठीक है, रबिंग करके जो फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी बार बार रबिंग करके चार्ज कंडक्टर पे स्टोर करते जाओ, तो जब चार्ज बहुत ज्यादा होने लगता है तो फिर वो लीक भी करने लगता है। तो बताया चार्ज जब ज्यादा होगा तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो उसके आसपास एयर भी आयनाइज कर सकती है। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये सब आएगा आगे। हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझने के बाद अब क्वेश्चन उठता है कि जैसे बिल्कुल पहले की तरह हमें क्या करना था, फोर्स कैलकुलेट करना था। फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अगर हर तरह के चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्यू टाइम्स ही फोर्स होगा। तो अब हमें फोर्स नहीं कैलकुलेट करना, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। क्यों लिखनी है पता है? पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें हर तरह के सिस्टम के लिए पोटेंशियल लिखना, पोटेंशियल कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना आ गया तो हम पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स V से कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल को हम V से डिनोट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा इमीडिएट टारगेट है पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर क्या होता है समझ में आ गया? किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का मतलब है वहां पे 1 कूलम को ला करके रखो, 1 कूलम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझने के बाद अब हमारा इमीडिएट टारगेट यही है कि हम हर तरह के चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीख जाए। हमें चार्ज सिस्टम कैसा भी दिया जाए, बिल्कुल सिंपलेस्ट चार्ज सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सर्कुलर आर्क, स्फीयर, शीट, हर तरह के चार्ज सिस्टम के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हर तरह के चार्ज सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर पाएंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे, और पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे तो वर्क एनर्जी हम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं हर तरह का।
ठीक है, सिंपल है। इससे आसान थ्योरी तो मुझे लगता है कि मैकेनिक्स में भी नहीं थी। ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हमने, और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, कैलकुलेट करनी है, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसी भी जनरल सिस्टम के लिए, लेकिन सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं, और वो है पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो हम एक पॉइंट चार्ज लेने जा रहे हैं, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तुम्हें थोड़ा मतलब सिमिलर भी लगेगा जैसा पहले हम करते थे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक लेटेस्ट से आर पोजीशन पर एक पॉइंट दे दिया गया है, पी पॉइंट। ये लेटेस्ट से कैपिटल क्यू चार्ज है। तुम्हें याद है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया था? सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया था? हमने यहाँ पे 1 कूलम चार्ज लाया था, फिर कूलम्स लॉ अप्लाई करके 1 कूलम के ऊपर फोर्स कैलकुलेट किया था। कूलम्स लॉ की के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन होती इधर, और फोर्स का मैग्नीट्यूड होता कि Q1 Q2 अपॉन R। इसको लिख ही देता हूँ। फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि ये 1 कूलम के ऊपर फोर्स है, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे कह रहा हूँ कि इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि यहाँ पर 1 कूलम चार्ज को एक्चुअली ला करके रखो, और चेक करो कि उस 1 कूलम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस P पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। 1 कूलम को ला करके यहाँ पर रख देते हैं, नो बिग डील। यहाँ पे 1 कूलम को ला करके रखा, 1 कूलम को ला करके रख दिया। ठीक है, 1 कूलम मान लो कैसा चार्ज है, मान लो ये 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, इसको यहाँ पे ला करके रख देते हैं। ठीक है, 1 कूलम जैसे यहाँ पर आ गया। अब इस 1 कूलम के पास, इसको क्यों लिखा है, क्यों लिखा है मैंने +1 कूलम? ठीक है, ये +1 कूलम। अब इस 1 कूलम के पास हम चेक करते हैं कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, जैसे 1 कूलम ला करके रखोगे तो ये 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम बन जाएगा, और इस 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? वो होगी K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, R। ठीक है, और क्योंकि ये 1 कूलम के ऊपर 1 कूलम की पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये और कुछ नहीं, ये इस P पॉइंट का, P पॉइंट पर रखे हुए 1 कूलम के पास ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और एक बार फिर से फिजिक्स की जीत होती है कि फिजिक्स के लिए जो तुम्हें अगला एक्सप्रेशन भी मिल रहा है याद करने को, वो भी याद करने में तुम्हें एफर्ट नहीं लगेगा। P पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पर किसी भी जनरल पॉइंट पर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है Q अपॉन R, बस। ठीक है, डायरेक्शन, अरे ये स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की क्या, फील्ड में तो तुम पहले मैग्नीट्यूड Q अपॉन R स्क्वायर लिखते थे, और उसकी डायरेक्शन भी निकालते थे, वो अवे फ्रॉम द चार्ज या टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज आती थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन पोटेंशियल के साथ अच्छी बात है, ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, डायरेक्शन होती ही नहीं है, ये तो स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्टली Q अपॉन R। ठीक है, ऑब्वियसली अगर तुम किसी पॉइंट चार्ज, अगर अगर ये चार्ज ज्यादा होगा तो उसके पास पोटेंशियल भी बहुत हाई होगा। पोटेंशियल का मतलब उसके पास अगर दूसरे चार्ज रखोगे, इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, उस पॉइंट के पास एनर्जी ज्यादा होगी, रिलीज करोगे वो
डिस्ट्रक्शन ज्यादा करेगी, वर्क ज्यादा करेगी, वो एनर्जी दूसरे काइनेटिक फॉर्म में ज्यादा दिखेगी, ठीक है। लाइक वाइज आर अगर कम है, पॉइंट चार्ज के पास जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूर जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा। और इन्फिनिटी पे जीरो इसलिए होगा क्योंकि इन्फिनिटी पे इंटरेक्शन हम जीरो मानते हैं, उसको हमने रेफरेंस ही बनाया। तो अगर इन्फिनिटी पे तुम चार्ज को रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल भी जीरो होगा, ठीक। पॉइंट चार्ज के जितना पास जाओगे पोटेंशियल ज्यादा, दूर जाओगे पोटेंशियल कम। चार्ज जितना स्ट्रांग होगा पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, कम होगा उतनी कम पोटेंशियल की वैल्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ही मतलब ये एक बार सामने तुम लोग के लिख देता हूँ ताकि तुम लोग एग्री करो कि अभी तक जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, ये फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आया था बताओ? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। और पोटेंशियल, उस पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होगा किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, वो के क्यू अपॉन आर। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ये किसी पॉइंट के साथ एसोसिएटेड है तो ये एनर्जी, लेकिन उस पॉइंट पर चार्ज को रखने के बाद एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पॉइंट पोजीशन का फंक्शन होंगे, ठीक है। पोजीशन बताओगे और उसके करस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यू, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए जैसे ही पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, अब इसके बाद हम बाकी चार्ज के लिए, बाकी टाइप के चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और हमारा जो पैटर्न होगा बिल्कुल वही होगा जैसा जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसा ही किया था कि पहले हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लेते। एक बार पॉइंट चार्ज के लिए पता चल गया हर चार्ज सिस्टम तो पॉइंट चार्ज का बना हुआ है, एक एक करके तुम हर तरह के चार्ज सिस्टम के लिए पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन यूज करके हर तरह के चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें। तो उसी तरह से पॉइंट चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया है। अब हमें कोई भी चार्ज सिस्टम दे दिया जाए, लाइन चार्ज दे दिया जाए, रॉड दे दिया जाए, रिंग दे दी, कोई भी चार्ज सिस्टम दे दिया, उसके आसपास के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक करके हर एक हर एक पॉइंट हर एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखेंगे, ऐड करेंगे और किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छी बात है वो क्या है, मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करने में तो फॉर्चुनेट हो, अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि किसी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो तुम्हें डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ता था। लेकिन अच्छी बात है कि पोटेंशियल के लिए तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो तुम अलजेब्राइकली ऐड करोगे तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू किसी पॉइंट पर पता चल जाएगी। तो तुम देख सकते हो कि तुम ऐसा गेस कर सकते हो कि किसी भी चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल कैलकुलेशन ऑलवेज इजियर होगा कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, ठीक है। ठीक है, तो और बाकी चार्ज सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और पोटेंशियल कि ये फंडामेंटल डेफिनेशन अज्यूम कर लो, लेकिन हम इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे और इसके एप्लीकेशंस को भी और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आगे की एक दो क्लास में, ठीक है। मतलब इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन भी करेंगे और साथ साथ पोटेंशियल में सारे पॉइंट्स अभी ये मत समझना कि पोटेंशियल की एंड स्टोरी है, पोटेंशियल और भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन यही है जो बताया। हाँ हाँ, आज के लिए बस इतना ही। देखो, ये एक हमारा जो टाइम है वो हो सकता है कि मैं कुछ थोड़ा प्रॉपर इसको ऑर्गेनाइज करूं ताकि थोड़ा हमें ज़्यादा टाइम मिल पाए, ठीक है, ताकि थोड़ा हम क्लास से ज़्यादा आगे रह पाए, ठीक है। उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा आज कल में, ठीक है, क्या करना चाहिए, ठीक है। क्लास ओवर कर रहा हूँ।
सर ताशी सर हाँ कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी बोलो। सर गॉस लॉ से सॉलिड और हॉलो स्फीयर के लिए हमने